हाय फ्रेंड्स। हम बता दें कि 1921 के पहले दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तत्कालीन भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक अत्यंत उन्नत सभ्यता अस्तित्व में थी। उसका पता तब चला कि जब 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई। और यदि उस सभ्यता की विस्तार की बात किया जाए तो वो सभ्यता आज के पाकिस्तान के विस्तार से भी अधिक था। उसमें आज का पूरा पाकिस्तान, कुछ अंश अफगानिस्तान का और वर्तमान भारत के जम्मू कश्मीर, कुछ हिस्सा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा शामिल था। और इस सभ्यता की सबसे खास बात थी कि जब दुनिया के लोगों को बिल्कुल जीने का तरीका नहीं पता था, यहाँ तक कि खाने पीने का तरीका नहीं मालूम था, उस समय ये जो सभ्यता थी पूर्ण विकसित थी, पूर्ण नगरीय सभ्यता थी, व्यापार और वाणिज्य पे आधारित थी और साथ ही साथ यहाँ पे कृषि उत्पाद भी अपने सरप्लस की स्थिति में थी। यदि इस सभ्यता की बात किया जाए तो इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता कहने का पीछे तर्क ये है कि जब 1921 में इस सभ्यता के बारे में पता चला तो तब चला जब पहली बार हड़प्पा स्थान पर खुदाई की गई। तो इस सभ्यता के बारे में दुनिया को तब पता चला जब हड़प्पा की खुदाई की गई। इसीलिए हड़प्पा को इस सभ्यता का प्रतिनिधि नगर मान के इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई चल रही थी तो शुरुआती दौर में जो अधिकांश स्थल थे वो सिंधु घाटी क्षेत्र में ही प्राप्त हुए थे। तो इसी आधार पे इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और कांस्य युगीन सभ्यता जो तकनीकी पर आधारित शब्द है, इससे ये पता चलता है कि उस समय के जो सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इनको कांस्य बनाने की कला ज्ञात थी। इसी आधार पे इसे कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसकी जो आकृति थी ये पूरी तरीके से चतुष्कोणीय थी। इसका जो उत्तरी छोर था ये आज के जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान पर था। इसका जो सबसे पश्चिमी भाग था ये बलूचिस्तान के सुतकांगडोर में था। इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा था ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर में, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो महाराष्ट्र के दाइमाबाद क्षेत्र में। कहने का आशय ये है कि इसका जो विस्तार था ये वर्तमान पाकिस्तान से भी अधिक था। अब देखिए, यदि इसके उद्भव और इसके तिथि निर्धारण की बात किया जाए कि वास्तव में इसकी क्रोनोलॉजी क्या थी, कालक्रम क्या था, तो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग व्यूज दिए हैं, दृष्टिकोण दिए हैं। लेकिन कार्बन डेटिंग और कुछ विशेषज्ञों के राय के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता अपने बिल्कुल एडवांस स्टेज में थी, उन्नत स्थिति में थी, उसका काल लगभग ईसा पूर्व 3000 से 2000 साल पहले, मतलब लगभग आज से बात किया जाए तो लगभग 5000 साल से लेके 4000 साल तक इस उन्नत सभ्यता का अस्तित्व था। अब इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे, ये भी विद्वानों के बीच इस मत को लेके, इस बात को लेके एकीकरण नहीं है। लेकिन विद्वानों की राय के संदर्भ में अब ये मान लिया गया है सर्वसहमति से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या जो जिसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके संस्थापक बेसिकली द्रविड़ लोग थे। तो इस बात को जाने रहिए कि इस सभ्यता के संस्थापक के तौर पे द्रविड़ लोगों को इस सभ्यता के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। अब देखिए, ये जो सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अध्ययन के लिए हम लोग बेसिकली दो अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। एक तो अप्रोच ये होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल हैं, उन स्थलों को हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे, और दूसरे अप्रोच के तहत जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उभयनिष्ठ और सामान्य विशेषताएं हैं,
उनको दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अध्ययन करने का तरीका है, बेहतर तरीका हो सकता है बेसिकली दो उपागम अपना के। एक हिस्से के साथ तो जो इस सभ्यता के जो विभिन्न नगरों के बारे में पता चला है उनको क्रमबद्ध तरीके से, और दूसरा इस सभ्यता के जो उभयनिष्ठ विशेषताएं हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक साथ देखना। तो अब हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके विभिन्न नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में देखेंगे। हम बता दें कि 1921 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके सर्वेयर जॉन मार्शल हुआ करते थे, और उन्होंने ही सबसे पहली बार 1921 में यह डिसाइड किया कि हड़प्पा स्थान पर खुदाई हो, और तत्कालीन प्रोफेसर दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही हड़प्पा की खुदाई हुई, और खुदाई के बाद हड़प्पा नगर अस्तित्व में आया, और तब जाके इस सभ्यता पे दुनिया को प्रकाश पड़ा। हाँ, एक चीज बता दें कि निश्चित तौर पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में दुनिया को ज्ञात तब हुआ जब 1921 में जब दयाराम साहनी के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई हुई। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके पहले दुनिया के लोगों को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। हाँ, इसके बारे में अंदेशा जरूर जगाया गया था। 1826 की बात है, एक ब्रिटिश ट्रेवलर यात्री हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसान, और वो तब की बात है जब पंजाब के राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, और जब उन्होंने हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों में जब भ्रमण किया, अवलोकन किया, तो अवलोकन के उपरांत उन्होंने प्राचीन ईंटों को पाया, और उसी ईंटों के आधार पर उन्होंने एक संभावना व्यक्त किया था कि यदि इस क्षेत्र की खुदाई की जाए तो निश्चित तौर पे एक प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में आ सकती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। हाँ, लेकिन जब 1826 में जब चार्ल्स मैसान ने जब ये बात कही, तो उस समय जो पंजाब क्षेत्र था वो युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था, और जो अंग्रेज थे वो लगातार पंजाब के कब्जे की योजना बना रहे थे, जिसका परिणाम ये था कि जो तत्कालीन पंजाब राज्य रणजीत सिंह के अंतर्गत था, उन्हें इतना समय नहीं मिला उस युद्ध की परिस्थितियों में कि चार्ल्स मैसान ने जो संभावना व्यक्त किया था खुदाई करके इस संभावना को साकारित किया जाए या पता लगाया जाए। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इसके बारे में पहले से लोगों ने कुछ ना कुछ अंदेशा जगाया था। हाँ, लेकिन 1921 में जब दयाराम साहनी के निर्देशन में खुदाई हुई, तब जाके हड़प्पा सभ्यता दुनिया के सामने प्रकाश में आई। ठीक है, अब देखिए जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी नगर हैं उसमें मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो नगर है ये हड़प्पा है। ठीक है, और हड़प्पा जो स्थल है इसकी सबसे उन्नत चीज है वो है यहाँ पे जो बड़े बड़े धान्य कोठार मिले हैं, और 6 की संख्या में 2 पंक्तियों में, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे 12 धान्य कोठार मिले हैं। और जब हड़प्पा सभ्यता के जब उभयनिष्ठ विशेषताओं को देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि जो नगर नियोजन या जो उन्नत सभ्यता का अंश था ये पूरी तरीके से हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा धान्य कोठारों के अलावा यहाँ पे कई अनाज के दाने भी मिले हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, इन जैसे अनाज के जो दाने हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्थल जो हम लोग अध्ययन करेंगे ये मोहनजोदड़ो है, और बता दें कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, और जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और शाब्दिक दृष्टिकोण से मोहनजोदड़ो का अर्थ है द माउंड ऑफ डेड, मतलब मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खुदाई के उपरांत जितने भी नगर अस्तित्व में आए हैं उन नगरों में सबसे कोई बृहद नगर है तो वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो की जो सबसे उन्नत चीज है
यहाँ का विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। और निश्चित तौर पे उस समय काल में जब दुनिया की प्रौद्योगिकी बिल्कुल अपने सरल रूप में थी, उस समय इतना बड़ा विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिलना अपने आप में निश्चित तौर पे एक आश्चर्य को व्यक्त करता है। और जो विद्वानों के अनुसार जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे खुदाई के उपरांत जो ग्रेट बाथ मिला है, वो इस बात को व्यक्त करता है कि वास्तव में यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल था और उस धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ करने के पहले इसी ग्रेट बाथ में लोगों को स्नान करना पड़ता था। और इसका पता इस बात से भी लगता है कि अब भी भारत में ऐसे तमाम तीर्थ स्थल हैं कि उन तीर्थ स्थल के अगल बगल बड़े बड़े जलाशय हैं और वहाँ पे ये परंपरा है कि तीर्थ स्थल में पूजा करने से पहले उस जलाशय पे स्नान करना पड़ता है। तो यहाँ का मोहनजोदड़ो का जो सबसे उन्नत संरचना प्राप्त हुआ है वो यहाँ का विशाल स्नानागार है। और यही नहीं, ये केवल मोहनजोदड़ो की ही उन्नत संरचना नहीं है, बल्कि समूचे सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो समूचे सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी चीज़ें मिली हैं खुदाई उपरांत, उसमें सबसे उन्नत चीज़ कोई है तो निश्चित तौर पे ये ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार है। उसके अलावा जिस प्रकार से हड़प्पा स्थल की खुदाई के उपरांत बड़े बड़े धान्य कोठार प्राप्त हुए हैं, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो की खुदाई के उपरांत भी बड़े बड़े धान्य कोठार प्राप्त हुए। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है, इसमें से और भी कुछ विशिष्ट चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक ब्रॉन्ज मेड मतलब कांसा की डांसिंग गर्ल मतलब नृत्यरत मुद्रा में एक महिला की कांसे की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पे एक योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके अलावा तत्कालीन जो पशुपतिनाथ है मतलब एक सिंह वाले देवता हैं, उनके बारे में भी एक प्रतिमा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो की खुदाई है, उस खुदाई से यहाँ पे छोटी-छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई हैं और वो जो मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई हैं, वो विभिन्न प्रकार के योग मुद्रा में है। इससे यह भी पता चलता है कि भले ही योग की खोज योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि ने किया था, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत उन्होंने नहीं किया था। हाँ, ये था कि प्राचीन भारतीय क्षेत्र में योग से संबंधित जो भी ज्ञान था, उसको एक जगह समेट के प्रस्तुत करने का काम किया था। लेकिन योग की परंपरा की बात किया जाए, तो जो छोटी-छोटी योग मुद्रा में जो मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर ये पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में योग की परंपरा रही है। ठीक है। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के अगले नगर की हम बात करें तो अगले नगर लोथल को हम लोग देखेंगे। यदि लोथल की बात किया जाए तो लोथल वर्तमान गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल की खुदाई डॉक्टर SR राव के निर्देशन में हुआ था। और खुदाई के उपरांत जो लोथल से प्रमुख चीज मिली है, वो सबसे प्रमुख चीज है कि वहां पे एक गोदी या डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जो लोथल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तव में एक बंदरगाह नगर था, जो व्यापार वाणिज्य का केंद्र था। और यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित मोहरें भी यहाँ पे खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुई है। उससे ये पता चलता है कि वास्तव में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन लोगों का व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो संबंध था, ये मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की सभ्यता से था। ठीक है। तो वास्तव में जो लोथल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरफ से बंदरगाह नगर था और साथ ही साथ उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात का जो प्रमुख केंद्र था, ये लोथल ही था। इसके अलावा जो लोथल है, यहाँ से धान की भूसी भी प्राप्त हुई है, मतलब धान की भूसी का भी साक्ष्य इस लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।